हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोग देखिए राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मेवाड़ शैली कंप्लीट की। उसके बाद मारवाड़ शैली पढ़ी। मारवाड़ शैली की उप शैलियों को देखा, जिसमें देखिए जोधपुर शैली, बीकानेर शैली को देखा। देखिए बीकानेर शैली के कुछ पॉइंट रह गए हैं जो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली और नागौर शैली को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अली रजा ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की थी। यह कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार था। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीकानेर शैली से संबंधित कुछ पॉइंट रह गए थे, जिनको हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है देखिए, तो हमने देखिए क्या बताया कि बीकानेर में लक्ष्मी नारायण, किसका, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की थी। और देखिए यह कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार था। किसका दरबारी चित्रकार था, तो कर्ण सिंह का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हिशामुद्दीन ऊंट की खाल पर सुराही नुमा आकृतियों पर लाख के रंग की सजावट करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि सुराही नुमा आकृति पर लाख के रंग की सजावट करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो हिमाशुद्दीन ऊंट की खाल पर। ठीक है ना, तो हिमाशुद्दीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर शैली की विशेषताएं। अब चलिए हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है, यानी फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, कर्ण सिंह ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। तो किसने मंदिर का निर्माण कराया, तो कर्ण सिंह ने। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अनूप सिंह का समय बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा। तो किसका समय, तो अनूप सिंह का समय और बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष यानी कि तरक्की पर रहा। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर एवं शाहजहां के प्रभाव से बीकानेर शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ। तो किन रंगों का प्रयोग हुआ, तो सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ। और देखिए किसके प्रभाव, तो जहांगीर और शाहजहां के प्रभाव से बीकानेर शैली में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बीकानेर शैली जोधपुर मुगल दक्कनी शैली का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, तो जोधपुर मुगल दक्कनी शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, महाराजा रतन सिंह के समय में बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण की विशेष उन्नति हुई। तो किसकी उन्नति हुई, तो देखिए बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण की विशेष उन्नति हुई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपका बीकानेर शैली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा किशनगढ़ शैली है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए किशनगढ़ राज्य की स्थापना। कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए स्थापना, और उसकी स्थापना का सन पूछा जाता है, किसने किया ये पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग देखते हैं। देखिए किशनगढ़ राज्य की स्थापना मारवाड़ के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, कौन, तो उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 से 11 में की थी। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय 1943 में देखिए किसका रहा, तो 1943 ईस्वी में एरिक डिकीसन एवं फयाज अली को जाता है। ठीक है, तो किसको, डिकीसन, एरिज यानी एरिक डिकीसन और फयाज अली को जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों को। इसमें देखिए देखते हैं निहाल चंद, किसके बारे में देखेंगे, तो निहाल चंद को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे, तो अमरचंद को देखेंगे। और हो जाते हैं भवानी दास और सीताराम। उसके बाद देखिए सूरजमल को देखते हैं और रामनाथ को देखते हैं। और जोशी सवाई राम हो गए आपके। और देखिए लाडली दास,
कौन, तो लाडली दास हो जाते हैं और नानक राम और मेघराज। ये देखिए आपके क्या हो जाते हैं, ये चित्रकार हो जाते हैं, किशनगढ़ शैली के ये चित्रकार हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, निहाल चंद के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम लोग उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, या ना कि हम सभी के, जैसे कि किसी के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इस शैली के चित्रकार हैं या नहीं है, इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के थे, किसके राजवंश में थे, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए देखिए इसमें हम लोग निहाल चंद को देख लेते हैं, निहाल चंद के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे प्रख्यात चित्रकार हैं कौन, तो निहाल चंद। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1708 ईस्वी में हुआ। और जो इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, तो बनी ठनी है। कौन सा है, तो बनी ठनी है। ये बहुत ही मशहूर चित्र है। कौन सा, तो बनी ठनी जो चित्र है ये बहुत ही फेमस चित्र है और इसकी संज्ञा भारतीय मोनालिसा से दी गई है। किससे दी गई है, तो भारतीय मोनालिसा से दी गई है। और देखिए निहाल चंद राज सिंह के दरबार में आए थे। किसके मतलब किसके दरबार में आए थे, तो निहाल चंद जो हैं वो राज सिंह के दरबार में आए थे। इन्होंने भागवत पुराण का भी, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भागवत पुराण का भी चित्रण किया। तो किसका चित्रण किया, तो भागवत पुराण का भी इन्होंने चित्रण किया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अमरचंद, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे चित्रकारों के बारे में हम लोगों को नहीं देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए देखिए अमरचंद हो गए। अमरचंद निहाल चंद के समकालीन थे। और देखिए अमरचंद मुगल शैली आधारित चित्र बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे, तो मुगल शैली आधारित चित्र बनाते थे। और इनका एक चित्र चांदनी रात के गवैया बहुत मशहूर चित्र है। तो इनका कौन सा चित्र बहुत मशहूर है, यानी अमरचंद का, तो चांदनी रात के गवैया बहुत मशहूर चित्र है। फिर देख लेते हैं हम लोग भवानी दास के बारे में। देखिए भवानी दास दरबारियों के चित्र बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे, तो ये दरबारियों के चित्र बनाते थे। भवानी दास भी राज सिंह के दरबार में ही थे। किसके दरबार में थे, तो ये भी राज सिंह के दरबार में ही थे। और देखिए राज सिंह सामंत सिंह के पिता थे। किनके पिता थे, तो राज सिंह जो थे ना, तो वो सामंत सिंह के पिता थे। और देखिए राज सिंह कला प्रेमी शासक थे। कैसे शासक थे ये, तो ये कला प्रेमी शासक थे। और जो कला प्रेमी शासक हैं तो इनके काल में तो चित्रों की बहुलता होगी ही और चित्रकारों की बहुलता तो होगी ही। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें है किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट नंबर पे चित्र है वो बनी ठनी। ये देखिए चित्र कहाँ है, तो राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में। ये जो बनी ठनी चित्र है ये कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और देखिए दूसरा जो चित्र है चांदनी रात के गवैये, ये भी आपका देखिए किसका है, तो ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों में ये भी चित्र आपका आता है। और उसके बाद देखिए प्रेमी युगल हो गया, ये भी देखिए किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। और देखिए फिर हम लोग देखते हैं कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए, ये भी आपका किशनगढ़ शैली का चित्र हो जाता है, जो कहाँ पे है, तो दिल्ली में। और देखिए ये है हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो राधा कृष्ण का नौका विहार। तो ये देखिए इसको किसने बनाया, तो निहाल चंद ने। और देखिए ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको देख लेते हैं कि राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, यानी कि देखिए जो राजकुमारी है वो फुलझड़ी का आनंद ले रही है, ऐसा चित्र है। तो ये देखिए ये कहाँ पे है, तो ये भी चित्र आपका दिल्ली ही में है। और सांझी लीला, ठीक है, ये आपके किशनगढ़ शैली के चित्र हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए और भी थोड़े से चित्र हैं। देखिए आपका जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है, ये लाल बाजरा हो गया, रुक की मणि हो गया, प्रेमी युगल हो गया, कृष्ण गोपियों के साथ, देखिए कौन सा, तो कृष्ण गोपियों के साथ और नृत्य करते हुए, ये भी आपका चित्र हो गया। किसका हो गया, तो किशनगढ़ शैली का हो गया। और देखिए नेमी रात की बारात में कृष्ण और कौन, तो कृष्ण बलराम, तो ये भी आपका चित्र हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग किशनगढ़ शैली की विशेषताएं देख लेते हैं।
देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए किशनगढ़ शैली में नेत्रों यानी जो नेत्र हैं वो खंजनाकार और भवों को धनुषाकार बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? तो नेत्रों को खंजनाकार और भवों को धनुषाकार बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है वो नारी सौंदर्य है, यानी कि यहाँ की जो विशेषता है उसमें नारी के सौंदर्य को दिखाया गया है। इसमें देखिए उनको आभूषणों को पहना के उनको सुंदर आकृति मतलब बनाई गई है, तो इस तरीके से इसमें नारी की सुंदरता को दिखाया गया है। और देख लेते हैं कि स्त्री आकृतियों के मेहंदी लगे हाथ, महावर युक्त पैर और मुक्ता युक्त नथ बनाई गई है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो यहाँ के चित्र हैं यानी कि जो नारी चित्र बने हुए हैं वो सजावट से उनको सुंदरता दी गई है। तो जब तक उनमें जैसे देखिए मेहंदी लगाई गई, महावर युक्त पैरों पर मुक्ता युक्त नथ पहनाई गई, जब जेवरात पहनाए जाएंगे और उनमें मेहंदी लगाई जाएगी, उनका श्रृंगार किया जाएगा, तभी तो स्त्री सुंदर लगती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके के चित्रों को दिखाया गया है। कहाँ के? तो किशनगढ़ शैली के चित्रों को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्वेत संगमरी यानी श्वेत जो है संगमरमरी वास्तु का अंकन किशनगढ़ शैली में किया गया है। कैसा किया गया है? तो जो श्वेत, श्वेत का मतलब देखिए सफेद होता है, और संगमरमरी वस्तु का अंकन किशनगढ़ शैली में किया गया है। और देखिए गुलाबी हरे यानी देखिए गुलाबी हरे रंग के हाशिए बनाए गए। कैसे हाशिए बनाए गए? देखिए कोई ऐसी शैली है जिसमें लाल पीले हाशिए बनाए गए, कोई ऐसी शैली है जिसमें सिर्फ पीले हाशिए बनाए गए, और इसमें देखिए गुलाबी और हरे हाशिए बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा जो किशनगढ़ शैली है तो उसके जो हाशिए बने हैं तो वो गुलाबी हरे रंग के हाशिए बने हुए हैं। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें तैरते हुए सारस और फुहारों को चित्रों में दिखाया गया है। किसको किसको दिखाया गया है? तो तैरते हुए सारस को दिखाया गया है और फुहारों को यानी चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है ना। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नौका विहार के दृश्यों को चित्रों में दिखाया गया है। और देखिए नौका प्रायः लाल रंग से चित्रित की गई है। कैसे रंगों से चित्रित की गई है? तो लाल रंग से चित्रित की गई है, जो प्रेम के प्रतीक को दर्शाती है। देखिए आप लोगों को तो पता होगा अच्छे से कि प्रेम का प्रतीक कौन सा रंग होता है, तो लाल कलर होता है। और यहाँ जो नौका प्रायः कैसे रंग की चित्रित की गई है? तो लाल रंग की चित्रित की गई है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग किशनगढ़ शैली के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं उसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो है किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। किसको किसको है? तो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है राजा सामंत सिंह, सेकंड नंबर पे आ जाता है बनी ठनी, और थर्ड नंबर पे आ जाता है मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है ना। और देख लेते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है राजा सामंत सिंह। तो देखिए अभी हमने आपसे बताया कि इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में हम सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। जिनके बारे में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जो सामंत सिंह है उनका जन्म देखिए तो 1699। कब? तो 1699 यानी 1699। और जो इनके पिता हैं वो देखिए उनके पिता का नाम राज सिंह हो जाता है, और जो गुरु हैं वो रणछोड़ दास जी हैं। और देखिए 1718 से 1764 शासनकाल। इनका शासनकाल कब तक रहा? तो 1718 से 1764 तक। और देखिए इनका उपनाम देखिए होता नहीं है कि उपनाम होता है सभी का होता है, ज्यादातर होता है। तो देखिए इनका भी उपनाम था। तो इनका उपनाम क्या था? नागरी दास। क्या नाम था इनका उपनाम? तो नागरी दास। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये किसके अनुयायी थे यानी किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। किस भाषा का विद्वान था? तो संस्कृत और फारसी भाषा का विद्वान था। कौन था अगर पूछा जाए? तो राजा सामंत सिंह। ठीक है ना।
इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने 75 ग्रंथ की रचना की। कितनी? तो 75। और देखिए जिनका संकलन नागर समुच्च नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नागर समुच्च के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं बनी ठनी। बनी ठनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बनी ठनी का उपनाम क्या हो जाता है? तो इसका देखिए मूल नाम क्या हो जाता है? जरीना। और देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए बनी ठनी को दिल्ली के अंतापुरा से सावंत सिंह की विमाता लाई थी। विमाता मतलब सौतेली माता लाई थी। और देखिए बनी ठनी रसिक प्रिया नाम से कविताएं लिखती थी। कौन से मतलब किस नाम से? तो रसिक प्रिया नाम से कविताएं लिखती थी। और बनी ठनी को राधा का प्रतिमान माना जाता है। किसका प्रतिमान माना जाता है? तो राधा का प्रतिमान माना जाता है। किसको? तो बनी ठनी को। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वृंदावन में बनी ठनी और सावंत सिंह दोनों की समाधि बनी है। किसकी किसकी समाधि बनी है? सावंत सिंह और बनी ठनी की तो वृंदावन में बनी हुई है। ठीक है ना। और देखिए बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और देखिए यह नाम कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। तो ये जो मोनालिसा नाम है ये किसने दिया था? तो यह कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। और देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ जिसपे मैंने 2 स्टार बनाए हैं, मतलब ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। देखिए राग रागनी का अंकन किशनगढ़ शैली में नहीं मिलता। देखिए ऐसा होता है, ज़्यादातर हम लोगों ने पढ़ा कि इसका अंकन इस शैली में मिलता है, इसका अंकन इस शैली में मिलता है। तो अब इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राग रागनी का अंकन किशनगढ़ शैली में नहीं मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसका अंकन या किस शैली में किशनगढ़ शैली नहीं मिलती है, तो आप लोग बता पाएंगे कि जो है इस किशनगढ़ शैली में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजा सामंत सिंह के पिता राज सिंह कला प्रेमी धर्मपरायण शासक थे। इन्होंने देखिए 33 ग्रंथों की रचना की। कितनी ग्रंथों की रचना की? तो 33 ग्रंथों की रचना की। निहाल चंद कलाकार दिल्ली दरबार से इन्हीं के काल में आया था। किसके काल में आया था? तो जो निहाल चंद है वो दिल्ली दरबार में इन्हीं के काल में आए थे, राजा सामंत सिंह के पिता यानी राज सिंह जो कला प्रेमी थे, यानी ये कला प्रेमी शासक थे। और इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की। निहाल चंद कलाकार दिल्ली दरबार में इन्हीं के काल में आया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो शैली है हमारी वो है अजमेर शैली। इसमें देख लेते हैं जो इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो अजयपाल चौहान, इसकी स्थापना किसने की? तो अजयपाल चौहान ने। और नेक्स्ट पॉइंट है कर्नल टॉड ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। किसने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है? तो कर्नल टॉड ने। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर अजमेर में है। ठीक है। और इसके देख लेते हैं इसके जो चित्रकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है हुस्ना। हुस्ना ये एक महिला है। और देखिए साहिबा ये भी एक महिला है। और थर्ड है चांद। चित्र राजा पाबू जी का कवि चित्र। ठीक है। बस इसमें इतना ही। ये आपके लिए मतलब ये है कि अजमेर शैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं या पूछ लिए जाएं, इसलिए किसी भी शैली को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। और देख लेते हैं नेक्स्ट शैली जो है वो है नागौर शैली। तो इसकी जो स्थापना देखिए सपा लक्ष्य के चौहानों ने की थी। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नागौर शैली में वृद्ध अवस्था के चित्रों को चित्रकारों ने बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया है। तो किस तरह के चित्रों को चित्रित किया है? तो वृद्ध अवस्था के चित्रों को। और देखिए यहाँ पर शबीहों का निर्माण बड़ी कुशलता से, किसका निर्माण? तो शबीहों का निर्माण बड़ी कुशलता से हुआ है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध चित्रकार गंगाराम। इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनका नाम क्या है? वो नाम है उनका गंगाराम। और देखिए प्रमुख चित्र कौन सा है? तो ठाकुर इंदर सिंह गंगाराम ने बनाया। किसने बनाया? तो गंगाराम ने बनाया। कौन सा? तो ठाकुर इंद्र सिंह। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपकी शैली कंप्लीट हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।